Hello dear learners. So today we are going to start a new topic which is the atmospheric circulation and weather system. So चलिए स्टार्ट करते हैं. आई होप आपने इससे पहले के जो प्रीवियस वीडियोस है वो सभी देख लिए होंगे एंड आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो स्टार्ट करते हैं. यस, इन अर्लियर चैप्टर 8 डिस्क्राइब द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ. हमने अपने इससे पहले वाले वीडियो में यही चीज़ पढ़ी थी. इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह पे एक जैसा नहीं है. कुछ एरियाज़ है जहाँ पर टेम्परेचर हमें कम रिसीव होता है या कम मिलता है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है. ओके, ये हमने देख लिया था. एंड एयर एक्सपैंड्स व्हेन हीटेड एंड गेट्स कंप्रेस्ड व्हेन कूल्ड. ये भी हमने पढ़ा था कि जब भी आप एयर का टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो लाइट हो जाती है, उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं और वो सरफेस से ऊपर की तरफ उठने लग जाती है. ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी. तो यही पॉइंट लिखा है कि एयर जब भी आप उसको हीट करते हैं, उसको टेम्परेचर उसका बढ़ा देते हैं तो वो एक्सपैंड होने लगती है, फैलने लगती है. जबकि अगर आप उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, अगर आप उसे ठंडा कर देते हैं तो वो वापस कूल होकर कंप्रेस होने लगती है, यानी दबने लगती है. ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और इसी एयर के हीटिंग और कूलिंग की वजह से ही हमारी अर्थ के ऊपर एयर का प्रेशर कम या ज़्यादा होता है. ठीक है, इसको मैं आपको एक लॉजिक से समझा देती हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएगी. देखिए, जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर अगर आप अर्थ के सरफेस को हीट करते हैं तो उसके कांटेक्ट में आने वाली जो एयर होगी वो भी क्या होगी, हीट हो जाएगी. और हीट होकर वो लाइट हो जाएगी और लाइट वेट होकर वो ऊपर की तरफ रेज करेगी, ऊपर उठेगी. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी वहाँ पर उसके टेम्परेचर में कमी आती जाएगी बिकॉज ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट. और वहाँ नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, वो ठंडी हो जाएगी. ठंडी होने वाली एयर वापस से हमारी अर्थ की तरफ नीचे की तरफ आएगी, डिसेंड करेगी. ठीक है, और जो नीचे आती है तो ये अपना प्रेशर जो है वो अर्थ के सरफेस पे लगाती है, क्योंकि कोई भी जो एयर है उसमें अपना एक प्रेशर होता है. हमने एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें केवल और केवल गैसेस ही नहीं है, बल्कि उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है, उसमें वाटर वेपर है, उसमें बहुत तरीके की गैसेस हैं. तो ये गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल का जो प्रेशर होता है वो अर्थ के सरफेस पे लगता है. और उस अर्थ के सरफेस पे लगने वाले जो प्रेशर को ही हम क्या कह देते हैं, एयर प्रेशर. इसी को क्या कहा जाता है, एयर प्रेशर कहा जाता है. ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें. तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. तो इस तरीके से जो एयर होती है वो उसमें आपको एयर प्रेशर जो है वो फील होता है. अब जो विंड्स का मूवमेंट होता है हमारी अर्थ के ऊपर वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे होता है. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स जो है वो चलती है. अब जैसे आपने पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है पूरी की पूरी, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर जो टेम्परेचर जो है वो एक जैसा नहीं है. कुछ एरियाज में टेम्परेचर ज़्यादा है, कुछ में टेम्परेचर कम है. तो जो टेम्परेचर और एयर प्रेशर होता है उन दोनों में ऑपोजिट रिलेशन होता है. टेम्परेचर अगर किसी एरिया में ज़्यादा होगा तो वहाँ पर एयर का जो प्रेशर है वो कैसा होगा, कम होगा. क्यों कम होगा, आपको पता है, अभी हमने देखा कि हमारी अर्थ जो है जब वो हीट होती है तो उसके कांटेक्ट में आने वाली एयर भी गर्म हो जाती है और वो ऊपर की तरफ राइज करती है. तो उस पर्टिकुलर जगह पे एयर का प्रेशर कैसा हो गया, कम हो गया ना, रिड्यूस हो गया, क्योंकि एयर तो ऊपर चली गई, रेज कर गई. इसलिए उस जगह पे टेम्परेचर तो ज़्यादा है लेकिन एयर का प्रेशर कम है. इसलिए हमने बोला कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो एयर प्रेशर डिक्रीज होता है. जबकि जब भी आप एयर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, डिक्रीज करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो एयर ठंडी हो जाती है. ठंडी होकर वो नीचे डिसेंड करती है, सरफेस पे बैठती है. और सरफेस पे डिसेंड करने वाली या नीचे की तरफ बैठने वाली जो एयर होती है दैट उसका एयर प्रेशर जो होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है, वो अपना प्रेशर ज़्यादा लगाती है. इसलिए ये रूल हमें समझ में आ जाना चाहिए कि टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो एयर प्रेशर रिड्यूस होगा और इन केस वी डिक्रीज द टेम्परेचर दैन एयर प्रेशर विल इंक्रीज. तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी. फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो ये हमारी अर्थ के ऊपर टेम्परेचर एक जैसा नहीं है, इसलिए एयर प्रेशर भी एक जैसा नहीं है. और उसी की वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरियाज़ में विंड्स जो है वो मूव करने लगती है. तो ये पॉइंट हमने पढ़ा है. इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. द रिजल्ट इज़ दैट इट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. और इसी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर के जो एरियाज़ होते हैं उनमें हवाएं चलती है. सेटिंग द एयर इन मोशन. और जो एयर होती है जब उसमें मोशन होता है, मैंने आपको एयर एंड विंड के बीच का डिफरेंस बताया था कि जब भी कोई एयर होती है उसका वर्टिकल मूवमेंट होता है, यानी कि स्काई की तरफ, आसमान की तरफ ऊपर उठती है, जबकि जो विंड होती है उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है. ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट एयर इन हॉरिजॉन्टल मोशन इज विंड. आप पहले से जानते हैं कि जो एयर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है यानी अर्थ के सरफेस पे चलती है उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं.
एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो डिटरमाइंस व्हेन द एयर विल राइज और सिंक। एटमॉस्फेयर का ये प्रेशर जो होता है यानी कि वायु का जो दाब होता है वही हमें बताता है कि एयर कब ऊपर उठेगी, कब नीचे बैठेगी, कब सिंक होगी, कब राइज करेगी। ठीक है, ये भी हमने पढ़ ही लिया है। द विंड रीडिस्ट्रीब्यूट द हीट एंड मॉइस्चर अक्रॉस द प्लैनेट। ये भी हमने पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर सब जगह पे टेम्परेचर एक जैसा नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, उसको इक्वल करने का काम कौन करती है? विंड्स करती है। विंड जो है वो बहुत हॉटर एरिया से जो टेम्परेचर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करती है? जो ठंडे एरियाज है वहाँ पर। जबकि जो कोल्डर एरियाज है, ठंडे एरियाज है, वहाँ से विंड्स आती है हॉटर एरियाज में, तो वहाँ पर वहाँ के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देती है। तो इस तरीके से विंड्स का क्या काम है? पूरी अर्थ के ऊपर टेम्परेचर को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है। ठीक है, देयर बाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर द प्लैनेट एज अ होल। इसलिए हमारी अर्थ के ऊपर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है यानी कि उसका बैलेंस बना रहता है। जो एरियाज ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव कर रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर एकदम बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता है, जबकि पोलर एरियाज में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम भी नहीं हो जाता है। उससे क्या है? बैलेंस बना रहता है, क्योंकि विंड्स हमारी अर्थ के ऊपर इस टेम्परेचर को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती रहती है। फिर है द वर्टिकल राइजिंग ऑफ मॉइस्ट एयर कूल्स इट डाउन टू फॉर्म द क्लाउड्स एंड ब्रिंग प्रेसिपिटेशन। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी एयर है जब ये किसी भी वार्म सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो गर्म होकर ऊपर की तरफ राइज करने लगती है, ऊपर उठती है, और जैसे जैसे ऊपर उठेगी उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे तो बारिश होगी, रेनफॉल होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। द वर्टिकल राइजिंग ऑफ मॉइस्ट एयर कूल इट डाउन टू फॉर्म द क्लाउड्स, और जब वो ऊपर उठती है, राइज करती है, तो उसके बाद में उसमें क्लाउड्स बनते हैं और बारिश होती है। दिस चैप्टर हैज़ बीन डिवोटेड टू एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस। इस चैप्टर में हम एयर प्रेशर के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कहीं पर टेम्परेचर कम, कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा क्यों पाया जाता है, और एयर प्रेशर कम और ज़्यादा क्यों पाया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड द फोर्सेज दैट कंट्रोल द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, और हम ये भी पढ़ेंगे कि एयर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक हैं ऐसे जिससे कि वायु का जो दाब है वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ही हम बेसिकली इसमें पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायु दाब स्टार्ट करते हैं, बट बुक से पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें वैसे ही बता देती हूँ नोट्स के थ्रू। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ये एक एयर का कॉलम है, मतलब एक पूरा का पूरा पीस है एयर का जो हमारी अर्थ के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। हमने पढ़ा था कि हमारी जो एयर है उसके अंदर वाटर वेपर भी होती है, जलवाष्प होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होती है। उन सब का जो प्रेशर होता है वो हमारी अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे लगता है। ठीक है, तो वो जो प्रेशर हमें फील हो रहा है दैट इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को ही हम वायुदाब कहते हैं। टेम्परेचर और एयर प्रेशर के अंदर कैसा रिलेशन होता है? इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि अगर टेम्परेचर को आपने बढ़ाया तो एयर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर आपने एक चीज़ को बढ़ाया तो दूसरा कम हो जाएगा, तो इन्वर्स रिलेशन हुआ। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ऑल्टीट्यूड ऊंचाई पे जाते हैं, वैसे वैसे दोनों चीज़ें जो होती है यानी टेम्परेचर और एयर प्रेशर दोनों ही डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर क्यों डिक्रीज़ होता है, ये तो टेम्परेचर वाले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि आप हमें जो हीट फील होती है, जो टेम्परेचर फील होता है वो अर्थ से निकलने वाली रेडिएशन से फील होता है, यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेव से फील होता है। तो जैसे जैसे आप लॉन्ग वेव से ऊंचाई की तरफ जाएंगे, यानी कि अर्थ से ऊंचाई पे जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर कम फील होगा। क्यों? क्योंकि आप उस हीट के सोर्स से दूर होते जा रहे हो। जबकि एयर प्रेशर क्यों डिक्रीज होता है? आप देखिए, इस एक डायग्राम से एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक प्लेस यहाँ पर है ए नाम की, और एक प्लेस किसी माउंटेन के ऊपर है बी नाम की। ठीक है, अब ए जो प्लेस है उसके ऊपर एयर का प्रेशर ज़्यादा फील होगा, क्योंकि यहाँ पे एयर का ये जो कॉलम है ये आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एयर का प्रेशर ज़्यादा है। जबकि ये वाला जो प्लेस है इसके ऊपर इसका आधा ही एयर का प्रेशर है। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे एयर प्रेशर रिड्यूस होने लगता है, और जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हैं, जैसे ओशन बॉटम पे अगर हम जाएंगे तो हमें एयर प्रेशर ज़्यादा फील होगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जितना हाइट बढ़ेगी, एज द ऑल्टीट्यूड्स इंक्रीज, जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड डिक्रीज होंगे यानी हाइट कम होती जाएगी, वैसे वैसे एयर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो दोनों में रिलेशन कैसा हो गया? हाइट बढ़ेगी तो एयर प्रेशर डिक्रीज होगा, और हाइट कम होगी, ऊंचाई कम होती जाएगी, तो फिर एयर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इसी एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ही विंड्स जो है वो चलती है, हमेशा हाई से लो प्रेशर की तरफ विंड्स जो है वो चलने लगती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डू यू रियलाइज दैट आवर बॉडी इज सब्जेक्टेड
टू अ लॉट ऑफ एयर प्रेशर। आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में भी जो है एयर प्रेशर पाया जाता है, ये अपने बॉडी में भी एक प्रेशर होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर और हमारे बाहर जो एयर का प्रेशर है उन दोनों में बैलेंस रहता है। लेकिन जब वो बैलेंस बिगड़ जाता है तभी जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट होने से ही हमारे नाक से या हमारे ईयर से खून आना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड आता है। आपने देखा है जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, वैसे वैसे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। हम कैसा फील करते हैं, ब्रीथलेस फील करते हैं, है ना। क्योंकि हमें सांस लेने में इसलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारा बॉडी का बाहर का जो एयर प्रेशर है वो तो रिड्यूस होने लगता है, हम ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे, और बॉडी के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो तो उतना का उतना है। तो दोनों में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, असंतुलन हो गया, जिसकी वजह से ही हमें सांस ना आना, ब्रीथलेस फील होना, ब्रीदिंग होना नोज एंड ईयर से, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर कंटेंट इन अ यूनिट एरिया फ्रॉम द मीन सी लेवल टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वही चीज़ है जो भी मैंने आपको समझाई कि हमारी अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर एयर का जो एक कॉलम है, एक पूरा का पूरा ही जो कॉलम है, इसमें जो वाटर वेपर, डस्ट, गैसेस पाई जाती है, इनका जो प्रेशर एक्सर्ट होता है अर्थ के ऊपर लगता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, वायु का दाब या फिर एयर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट ऑफ मिली बार। ये ध्यान रखना है आपको, एयर के प्रेशर को हम मिली बार में शो करते हैं और लिखते कैसे हैं, स्मॉल m और स्मॉल b, इस तरीके से इसे लिखा जाता है। तो ध्यान रखना मिली बार। एट सी लेवल द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1013.2 मिली बार। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। सी लेवल पे हम जैसे जैसे जाते हैं, यानी कि समुद्र तल पे, तो वहाँ पे एयर का प्रेशर कितना है, 1013.2 मिली बार इतना पाया जाता है। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी द एयर एट द सर्फेस इज डेंसर। आपको पता है कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी एयर जो है उसके ऊपर लगता है, जिसकी वजह से वो हमारी अर्थ के पास में खिंचती है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर एयर का जो प्रेशर है वो फील होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा होता है, एंड हैंस हायर द प्रेशर, इसलिए हमें हाई प्रेशर महसूस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। देन एयर प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ मर्करी बैरोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है मर्करी बैरोमीटर, और या फिर इसको एनेरॉइड बैरोमीटर भी कहा जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट से ही हम बेसिकली एयर के प्रेशर को मेजर करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है द प्रेशर डिक्रीज विथ हाइट। ये अभी हमने बात करी ली है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे एयर का प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। एट एनी एलिवेशन इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब आप पूरी अर्थ के ऊपर किसी भी जगह पे चले जाइए, आपको हर एक जगह पे एयर का प्रेशर अलग अलग मिलता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर भी तो अलग अलग होता है ना, इसलिए एयर का प्रेशर भी अलग अलग होता है। इसी अलग अलग एयर प्रेशर की वजह से ही एयर का मोशन होता है, यानी पवनें चलती है, विंड्स चलती है। विंड्स कहाँ से कहाँ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। दैट इज विंड विच मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज, इसलिए विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज की तरफ चलती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज द वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। अब हम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो एयर प्रेशर में क्या चेंजेस आते हैं वो हमें पढ़ने। देखिए हमने जब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था टेम्परेचर का, तो हमने पढ़ा था कि हम ऊंचाई की तरफ जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना। वैसे ही हमारा एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज होता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि दोनों जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर दोनों डिक्रीज होंगे। ठीक है, और डिक्रीज होने का रीज़न भी मैंने आपको बता दिया था। फिर हम आगे देखते हैं, द प्रेशर डिक्रीजेज रैपिडली विथ हाइट, यानी बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। द डिक्रीज अमाउंट टू अबाउट 1 मिली बार फॉर ईच 10 मीटर इंक्रीज इन एलिवेशन। जैसे ही आप 10 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे 1 मिली बार एयर प्रेशर कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ध्यान रखें इसको बहुत अच्छे तरीके से कि 10 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे 1 मिली बार एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इट डज नॉट ऑलवेज डिक्रीज एट द सेम रेट, लेकिन आप जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते रहेंगे वैसे वैसे यही सेम रेट से एयर प्रेशर रिड्यूस नहीं होगा, वो रेट जो है वो चेंज होती जाती है। यानी कि हर 10 मीटर की हाइट के ऊपर 1 मिली बार एयर प्रेशर कम नहीं होता है। जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इस चीज़ में चेंज आने लगते हैं। इट डज नॉट ऑलवेज डिक्रीज एट द सेम रेट, तो इसके कम होने की जो रेट है वो हमेशा सेम नहीं रहती है। तो कितनी होती है वो हम इस टेबल से देख सकते हैं। सी लेवल पे कितना है एयर का प्रेशर, 1013.25, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 15.2। जबकि 1 किलोमीटर के हाइट पे जाएंगे तो इतना प्रेशर हो जाएगा रिड्यूस होकर, टेम्परेचर भी रिड्यूस हो गया। 5 किलोमीटर की हाइट पे जाएंगे तो ऑलमोस्ट आधा ही रह जाएगा, है ना। आप देखिए ये कितना था 1013, और 5 किलोमीटर की हाइट पे लगभग आधा रह गया है, ऑलमोस्ट हाफ। ठीक है, जबकि टेम्परेचर कितना कम रिड्यूस हो गया। जबकि 10 किलोमीटर की हाइट पे ये 265 ही रह जाएगा और टेम्परेचर भी रिड्यूस हो गया। तो हाइट जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे प्रेशर और टेम्परेचर बोथ आर रिड्यूसिंग।
ठीक है, बट द रेट ऑफ रिडक्शन इज़ नॉट द सेम, लेकिन उनके कम होने की जो रेट है ना वो दैट इज़ नॉट सेम, वो सेम नहीं है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद में है द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट। अब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर, मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, इस पर कोई एक प्लेस है ए नाम की और एक प्लेस है बी नाम की, ठीक है। मान लीजिए कि ये अर्थ का सरफेस है, इस पर दो प्लेसेस है ए और बी। ए प्लेस के ऊपर टेम्परेचर एयर का प्रेशर कितना है 1000 मिली बार, यानी कि हाई प्रेशर है। बी वाली प्लेस के ऊपर 900 मिली बार प्रेशर है, यानी कि लो प्रेशर है। तो विंड्स कैसे चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये तो हो गया हमारी अर्थ के ऊपर सरफेस पे। लेकिन अगर हम अर्थ से हाइट की तरफ चलते हैं, ऑल्टीट्यूड की तरफ चलते हैं, तो अर्थ के सरफेस पे एयर प्रेशर कितना है 1000 मिली बार, लेकिन आप जैसे हाइट पे जाएंगे तो कितना रिड्यूस हो जाएगा 600। तो इसमें डिफरेंस ज़्यादा है या इसमें डिफरेंस ज़्यादा है? इन दोनों में तो अंतर कितना आया, केवल 100 का, 100 मिली बार का, जबकि इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया 400 मिली बार का। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल तरीके से देखा जाए तो हाई और लो प्रेशर के बीच का डिफरेंस कम मिलता है, जबकि वर्टिकली जैसे ही हम मूव करते हैं तो हाई और लो प्रेशर के बीच का डिफरेंस ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में विद द इंक्रीजिंग ऑफ ऑल्टीट्यूड जो डिफरेंस होता है एयर के प्रेशर के बीच का वो ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल डिफरेंसेस, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो यही वाला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर, यानी कि क्षैतिज वितरण की तरफ, ठीक है। अब देखिए हिंदी वाले बच्चों को थोड़ा सा यहाँ से सेम चीज़ें मिल जाएगी, मैं वही चीज़ें पढ़ा रही हूँ, तो कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, वही सारी चीज़ें पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट हम आते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर की तरफ। स्मॉल डिफरेंसेस इन प्रेशर आर हाईली सिग्निफिकेंट इन टर्म ऑफ द विंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, यानी कि अगर थोड़ा सा भी एयर का प्रेशर में डिफरेंस है तो आपको विंड का डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। कहने का क्या मतलब है कि किसी भी जगह का एयर का जो प्रेशर होता है, किसी भी जगह का एयर का जो प्रेशर होता है उससे विंड की डायरेक्शन और विंड की वेलोसिटी, यानी कि हवाओं की जो दिशा होती है वो, और उनकी स्पीड, कितनी स्पीड से विंड चलेगी, ये दोनों बातें इफेक्ट होती है। दोनों बातें कैसे? आपको पता है कि विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो डायरेक्शन फिक्स हो गई ना कि हाई से लो की तरफ ही जाएगी। और वेलोसिटी कैसे? जितना हाई प्रेशर होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 1000 है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे 1000 मिली बार है, और दूसरा कोई प्लेस है वहाँ पे लो प्रेशर है, कितना? केवल 100 मिली बार। तो विंड्स बहुत तेज़ी से ऐसे सर्कुलर मोशन में चलेगी। रीज़न इज़ कि हाई और लो प्रेशर के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए विंड की स्पीड कितनी ज़्यादा होगी ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस डिसाइड करेगा। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, जितना ज़्यादा अंतर होगा, उतनी तेज विंड्स चलती है। तो एयर का प्रेशर न केवल विंड्स के चलने के लिए, उनके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि उनके वेलोसिटी एंड उनके डायरेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ध्यान रखना है इसको। अगर ये स्टेटमेंट हमसे पूछ लिया जाए कि विंड वेलोसिटी एंड विंड डायरेक्शन बोथ आर डिसाइडेड बाय द एयर प्रेशर, कि क्या ये दोनों चीज़ें जो है एयर के प्रेशर की वजह से डिसाइड होती है, तो बिल्कुल होती है, ऑफकोर्स होती है, ठीक है। और हमने इसको समझ भी लिया है कैसे होती है। फिर हम आगे देखते हैं कुछ एक दो पॉइंट्स और मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में ही हम बात कर रहे हैं, हम आइसोबार के बारे में बात कर रहे हैं। यू रिमेंबर कि हमने जब टेम्परेचर वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने आइसोथर्म्स के बारे में पढ़ा था, समताप रेखाएं, ठीक है। वो कौन सी थी? वो पूरी अर्थ के ऊपर इक्वल टेम्परेचर को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन्स थी, ठीक है। वैसे ही आइसोबार्स क्या होती है? पूरी अर्थ पे इक्वल एयर के प्रेशर को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है। जितनी ये पास पास होती हैं, ये आइसोबार्स जितनी क्लोज होगी, जितनी पास पास होगी, ये क्या शो करेगी? उतना ही एयर का प्रेशर ज़्यादा है उसको शो करेगी। और जितना दूर दूर होगी, जितना वाइड स्पेस्ड होगी, वो क्या शो करेगी? उतना ही कम एयर प्रेशर है, ठीक है। तो पास पास यानी कि ज़्यादा एयर प्रेशर और दूर दूर यानी कि कम एयर प्रेशर, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये बीच में बिल्कुल जो है 1014 मिली बार की एक आइसोबार दे रखी है, इसके बाहर 1016 मिली बार की है, फिर है 1018 की मिली बार, ठीक है। यानी अंदर है लो प्रेशर और बाहर की साइड में हाई प्रेशर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी आइसोबार्स यहाँ पे शो की गई है, और ये बेसिकली विंड्स के डायरेक्शन को और विंड की वेलोसिटी को शो करती है, ठीक है। और इसके लिए हम जब भी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यानी क्षैतिज वितरण की बात करते हैं, तो हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं? आइसोबार्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आइसोबार्स, और आइसोबार्स क्या होती हैं? दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, विच कनेक्ट्स द प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर, यानी कि इक्वल प्रेशर वाले एरियाज़ को ज्वाइन करने का काम ये करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट
या लो प्रेशर सिस्टम इज एनक्लोज्ड बाय वन और मोर आइसोबार्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लो एयर प्रेशर दिखाया गया है इसके आसपास में और भी आइसोबार्स बनी हुई है, यानी कि जहाँ पे निम्न वायुदाब पाया जाता है, लो एयर प्रेशर पाया जाता है, वो उसके आसपास में और भी आइसोबार्स बनी रहती है, वो आपस में क्लोज होती है। ठीक है, और बीच में क्या होता है, लो प्रेशर सेंटर होता है, जबकि हाई प्रेशर जो होता है उसमें सेंटर में क्या होगा, उसमें सेंटर में हाई प्रेशर होगा। तो ये अभी तक हमने पढ़ा है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर, इसके बारे में। वर्ल्ड लेवल सी प्रेशर में हमको बेसिकली क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे ही बता देती हूँ कि प्रेशर बेल्ट्स जो है इनको हम बेसिकली टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है तापीय यानी थर्मल इंड्यूस बेल्ट्स, एक होती है डायनेमिक यानी कि गतिक, ठीक है, यानी कि एयर के मूवमेंट से डिसाइड होने वाली, और ये है टेम्परेचर से डिसाइड होने वाली। टेम्परेचर से डिसाइड होने वाली कितनी बेल्ट्स है, दो, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और एक है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कौन सी है, जो बिल्कुल बीच में पाई जाती है 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में। इसको डोलड्रम भी हम कहते हैं, और ये डोलड्रम का जो क्वेश्चन है ये लास्ट जो पेपर हुआ है लैब असिस्टेंट का उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि डोलड्रम कौन से बेल्ट में पाई जाती है, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में पाया जाता है। ये काम जोन होता है, एक शांत क्षेत्र होता है, यहाँ पे विंड्स जो है वो नहीं चलती हैं। इस बेल्ट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और एयर प्रेशर कम होता है, ठीक है ना। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि सन की रेज सीधी आ रही होती है ना, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एयर का प्रेशर कम होगा, इसलिए ये बेल्ट कैसी है, ये है थर्मल इंड्यूस बेल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाली, इसके जब नॉर्थ में चलेंगे साउथ में चलेंगे तो आएगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो देखिए लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में क्या होता है, ये कहाँ से मिलती है, ये 30 एंड 35 डिग्री लैटिट्यूड्स दोनों हेमिस्फेयर्स में पाई जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर तो ज़्यादा होता ही है, लेकिन एयर का प्रेशर भी ज़्यादा होता है। अब रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो एयर का प्रेशर कम होना चाहिए था ना, लेकिन दोनों ही ज़्यादा पाए जाते हैं। इट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर का कोई रूल नहीं है। इसका मतलब ये कैसी हो गई, ये डायनेमिक बेल्ट हो गई। यहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये जो इक्वेटर वाली बेल्ट है यहाँ से विंड्स ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के बाद में इसी वाले जोन में नीचे की तरफ बैठती है, डिसेंड करती है, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ से विंड ऊपर उठ रही है और इस वाले बेल्ट में आ रही है, ऐसे ही यहाँ से ऊपर उठ रही है इस वाले बेल्ट में आ रही है। तो जो विंड्स यहाँ नीचे बैठ रही है वो अपना प्रेशर लगा रही है इसके ऊपर, प्रेशर को बढ़ा रही है। तो बेसिकली डिसेंडिंग एयर की वजह से, यानी नीचे उतरने वाली एयर की वजह से ही यहाँ पे एयर प्रेशर हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे लो प्रेशर क्यों होगा, ये देखिए ये कहाँ से कहाँ मिलती है, 60 से 65 डिग्री बोथ द हेमिस्फेयर, दोनों गोलार्धों में मिलती है 60 से 65 के बीच में। यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है क्योंकि आपको पता है पोल्स के पास जैसे जैसे जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, बट यहाँ पे एयर प्रेशर भी कम होता है। क्यों, टेम्परेचर कम है तो एयर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एयर का प्रेशर कम इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का जो रोटेशनल फोर्स होता है, घूर्णन बल होता है, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लग रहा होता है, जिसकी वजह से विंड्स दूर जा रही होती है, और दूर जाएगी तो अपने प्रेशर को कम कर देगी, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर कम तो एयर का प्रेशर भी कम होता है। और